माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल लोकसभा में दिए 133 मिनट के भाषण में एक कच्चा द्वीप की चर्चा की। क्यों ये कच्चा द्वीप जो है लगातार सुर्खी में बना हुआ है सोशल मीडिया पर दोस्तों, लगातार अखबारों की हेडलाइंस बना हुआ है, क्यों ये इस नाम को लगातार टीवी डिबेट में चर्चा के रूप में लिया गया है, क्यों ये लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रहा है ये वाला शब्द। इस कच्चा टीवी द्वीप के बारे में दोस्तों मैं आपको सामने संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। क्या है इसका अतीत है, क्या इसका प्राचीन इतिहास रहा, वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति इसकी क्या है, संपूर्ण जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित दोस्तों। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। द्वीपदान की सत्य कथा क्या है दोस्तों। ये द्वीपदान देखो, यहां पर मैंने हेडलाइन बनाई, जमीन का वो कीमती टुकड़ा जो श्रीलंका को उपहार के रूप में दे दिया। ऐसी क्या मजबूरी थी कि श्रीलंका को वो टुकड़ा देना पड़ा। तो संपूर्ण जानकारी के साथ हम चलते हैं दोस्तों आगे। इसकी जो भौगोलिक स्थिति है पहले उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये भारत का नक्शा है आपके सामने। भारत का सबसे दक्षिण राज्य तमिलनाडु, केरल, यहीं के सटा हुआ एक और देश है श्रीलंका। इन दोनों के बीच यानी कि भारत और श्रीलंका के मध्य कुछ द्वीप हैं। इस दोनों देशों के मध्य ये जो जलीय क्षेत्र है इसे पाक जलडमरू कहा जाता है। पाक जलडमरू में स्थित कुछ द्वीप हैं। उन द्वीपों में भी जैसे आपने रामेश्वर द्वीप का नाम सुना होगा, धनुषकोटी द्वीप का नाम सुना होगा, इसी प्रकार कच्चा द्वीप है, वो भी इसी के अंदर है दोस्तों। इसकी संपूर्ण जानकारी आपके सामने है, ये लो सुनो। अब बिल्कुल आप इसको जूम करके देख सकते हो। ये तमिलनाडु है, ये श्रीलंका का वाला हिस्सा है। तो यहां पर जहां पर पाक जल संधि है यानी कि पाक जल डमरू है, यहीं पर हम आकर पहुंचे हैं। यहां पर देखिए ये वाला है कच्चा द्वीप। दोस्तों क्या होता था कि प्राचीन काल से ही या फिर हम बोले कि वर्तमान में भी ये स्थिति चल रही है कि भारतीय मछुआरे लगातार यहां पर मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। उधर से श्रीलंकाई जो मछुआरे वो भी यहां पर लगातार मछलियां पकड़ने जाते हैं, क्योंकि यहां पर कम गहराई वाला पानी है जहां पर मछलियां ज्यादा निवास करती हैं। इसलिए मछुआरों का यहां पर लंबे समय से आना जाना रहा है इन द्वीपों पर। इन द्वीपों पर आकर वो लोग मछलियां भी पकड़ते हैं। मछलियां पकड़ते समय जब जाल बहुत ज्यादा गीले हो जाते हैं तो उनको परेशानी होती है मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाने में, तो जाल को सुखाते भी हैं, खाना पीना भी करते हैं दोस्तों। तो यहाँ एक ब्रेक के रूप में भी वो काम करते हैं और यहाँ से मछलियां पकड़कर अपने अपने देश की तरफ लगातार रवाना होते हैं। और जब लगातार दो देशों के बीच में लगातार ऐसा कोई व्यापार हो रहा है जो फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये विवादित भी है दोस्तों। लगातार इसमें विवाद बना हुआ है। 1974 से लेकर 2023 या फिर 1947 2023 तक हम पहुंच गए हैं। आज भी ये विवादित है दोस्तों। ये भारत के बहुत करीब है। रामेश्वर द्वीप है, इसके सिर्फ 30 किलोमीटर दूरी पर है। वहीं अगर श्रीलंका की बात करें भौगोलिक स्थिति, यहां से इसको यहां तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लगता है। इसलिए दोस्तों भारत में नजदीक होने के कारण और दूसरा भारतीयों का यहां पर लगातार बने रहना, लगातार आना जाना करना, यह भी एक कारण है कि जिसके कारण भारत इसको अपने अधिकार में लेना चाहता है या फिर लिया हुआ था। लेकिन वो स्थिति क्या थी देखते हैं दोस्तों। 285 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये दोस्तों, ये वाला जो द्वीप है। इसकी चर्चा और आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान में स्थिति है देखो, इस द्वीप के ऊपर एक चर्च है दोस्तों। मैंने अभी बताया ये इसकी स्थिति जो है पाक जल डमरू में है, यानी कि हिंद महासागर का वो हिस्सा जो श्रीलंका और भारत के बीच में आता है, वो उसे पाक जल डमरू कहा जाता है। इस द्वीप के ऊपर दोस्तों एक चर्च बना हुआ है जो एक बहुत ही फेमस कहूं या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण एक चर्च है, जिसे बोलते हैं सेंट एथोनिक कैथोलिक श्राइन। एक चर्च है जो भारत के जो तमिलनाडु के रहने वाले श्रीनिवास पाथेयाची ने बनवाया था दोस्तों। तो इस चर्च पर लगातार प्रार्थना करने के लिए भी बाहर से लोग आते रहे, श्रीलंका के तमिल लोग हैं वो भी जाते रहे। तो यहां पर लगातार आना जाना दोनों ही देशों का लगा रहा दोस्तों। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया दोस्तों, ये वाला जो क्षेत्र है ये मछलियां यानी कि मछुआरों के लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मछलियां मिलती है। इसलिए मछुआरे तो ये बोलते हैं हमारे लिए तो स्वर्ग है कि हम दिन में वहां पर इतनी लंबी दूरी तय करके वहां तक पहुंचते हैं और मछलियां पकड़कर वापिस आते हैं। तो मछुआरों का ये स्वर्ग कह सकते हैं इसको दोस्तों। बाकी मैंने आपको बताया यहाँ पर चर्च है, तो अक्सर यहाँ पर कुछ परंपराएं जिनको यहाँ पर निभाया जाता है, पूजा पाठ की जाती है दोस्तों। 1974 में
भारत की जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीलंका की जो राष्ट्रपति थी श्रीमती शिरिमा बंडार नायक, इन दोनों के मध्य एक संधि होती है। इस संधि के तहत क्या किया जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा श्रीलंका को ये वाला जो द्वीप है उपहार के रूप में दे दिया जाता है। दोस्तों, जब ये घटना घटी या फिर ये संधि हुई, उस समय तमिलनाडु के जो अपोजिट पार्टी के जो भी अपोजिट जो पार्टी थी, उनके जो भी सीनियर जो होते हैं या फिर उनके मुखिया जो होंगे, उन्होंने लगातार यहाँ पर आपत्ति जताई कि ये वाला जो आप द्वीप दूसरों को दान कर रहे हो ये नहीं होना चाहिए। तो ये लगातार ये आपत्ति तब से ही लोग देते आ रहे हैं। इस द्वीप की थोड़ी सी और जानकारी मैं आपको डिटेल से दे रहा हूं। 1902 में रामानंद साम्राज्य का यहाँ पर साम्राज्य था और उनका शासन था दोस्तों। यहाँ पर 1902 में ही अंग्रेजों ने क्या किया, इस पर कब्जा कर लिया और पट्टे के रूप में रामानंद साम्राज्य को ही पट्टे के रूप में इसको दे दिया। इसके बाद 1913 में द्वीप को लेकर भारत सरकार के सचिव और रामानंद के राजा के बीच एक समझौता होता है और ये जो द्वीप है भारत सरकार के अधिकार में आ जाता है। इसके बाद समय बीतता है 1974 में इंदिरा गांधी ने तब श्रीलंका के राष्ट्रपति, जिसको अभी मैंने आपको बताया, के साथ एक समझौता हुआ और ये द्वीप है जो है श्रीलंका को सौंप दिया गया। समय बीतता है, उस समय आपत्तियां लगातार चल रही थी, लगातार विरोध चल रहे थे तमिलनाडु सरकार की तरफ से कि इस द्वीप को वापस लिया जाए, उसकी मांग लगातार की जा रही थी। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव को पारित किया, केंद्र से इस द्वीप को वापस लेने की मांग की। फिर से समय बीतने लगता है, इनकी मांग, इनका विरोध लगातार रहता है दोस्तों। 2008 में देखो, 2008 में तमिलनाडु की तत्कालीन सीएम जयललिता ने भी सुप्रीम कोर्ट में कच्चा द्वीप को समझौता रद्द करने की मांग की, उसको वापस लेने की मांग की। तो फोटो में आपको दिख रहा होगा जिस समय ये संधि हुई थी, करुणानिधि साहब ने भी वहां पर आपत्ति जताई थी। 2008 में मैंने बताया श्रीमती जयललिता द्वारा भी आपत्ति जताई गई थी। अभी 2023 की अगर मैं बात करूं तो 2023 में दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इस द्वीप को वापस लेने की मांग की है दोस्तों। तो इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों। इसकी और डिटेल से जानकारी मैं आपके सामने और लेके आया हूं दोस्तों इसके बारे में। ये जो विवाद बना, ये विवाद क्यों बना है ना, इस विवाद पर भी हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या कारण रहा जिससे ये विवाद बना है ना। चलिए दोस्तों, तो पहला विवाद का जो कारण जो मैंने आपको चर्चा के रूप में बता भी दिया है कि मछली पकड़ने को लेकर अधिकार की जंग। श्रीलंकाई जो मछुआरे हैं वो अपना अधिकार चाहते हैं, वो इसलिए यहां पर लगातार जंग कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं। जो भारतीय मछुआरे हैं ये लगातार अपना अधिकार चाहते हैं, क्योंकि लंबे समय से भारतीय मछुआरे वहां पर मछलियां पकड़ने जाते थे, वहां पर रुकते थे है ना। तो इस तरह वहां पर पूजा पाठ करने के लिए जाते थे, इसलिए यहां पर लगातार बने रहते हैं दोनों देश। ठीक है, तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण मैंने क्या कहा कि तमिलनाडु की जो भारत में मिलने की मांग, तमिलनाडु राज्य है, अभी बताया मैंने कि लगातार विरोध जताता रहा भारत के लिए, बोलता रहा कि भाई इसको तमिलनाडु को दे दिया जाए या तमिलनाडु राज्य में मिला दिया जाए, क्योंकि भौगोलिक स्थिति के आधार पर वो तमिलनाडु के बिल्कुल निकटवर्ती है दोस्तों। तीसरा जो विवाद का कारण ये था कि 1974 में जो संधि हुई, जो अभी मैंने बताया श्रीलंका और भारत के मध्य, उस समय की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो समझौता किया और ये गिफ्ट के रूप में उनको दे दिया, ये भी कारण रहा। उस समय दोस्तों एक जो शब्द लगातार आज भी चर्चा में है, उस समय भी चर्चा में था, जो विपरीत जो पार्टियां होती है, अपोजिट पार्टियां होती है, उन्होंने इस शब्द को कहते हैं ना कि अंडरलाइन किया, बिना किसी राजनीतिक महत्व वाली एक साधारण चट्टान कहा गया श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा। इस द्वीप को ज्यादा महत्व ना देते हुए एक साधारण चट्टान बोला गया, क्योंकि देखो वर्तमान स्थिति में इसका सुरक्षात्मक सामरिक एक बहुत बड़ा महत्व है। द्वीप जितने भी भारत के अड़ोसी पड़ोसी द्वीप है उनका बहुत बड़ा महत्व है, जिसकी जानकारी मैं आपके सामने आगे साझा करने वाला हूं। तो ये भी एक कारण रहा दोस्तों विवाद का। चलिए दोस्तों, इसके महत्व मैंने आपको बताऊं कि महत्व क्या है। अभी बताया जितने भी मछुआरे होते हैं, चाहे वो श्रीलंकाई मछुआरे हों या भारतीय मछुआरे हों, तो मछली कारोबार के लिए वरदान है दोस्तों। जो लोग मछलियां पकड़ते हैं, मछलियां पकड़ के बेचते हैं या जो मछली पकड़ के अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए तो ये स्वर्ग है दोस्तों। अभी बताया मैंने। नेक्स्ट देखिए दोस्तों,
मछली पकड़ने के लिए मुफीद जगह, मुफीद का मतलब हो गया यहाँ पर कि ऐसी जगह जहां पर पर्याप्त मात्रा में मछलियां निवास करती हैं। तो जितने भी मछुआरे, चाहे वो श्रीलंका से दूरी तय करके आते हो लंबी दूरी, या भारत के मछुआरे लंबी दूरी तय करके जाते हो, तो सारा दिन वहां पर मेहनत करने के बाद कुछ ना कुछ मछलियां वो पकड़ के लाते हैं। इसलिए मछलियों के हिसाब से ये मुफीद जगह कहा गया है दोस्तों। दूसरा मैंने बताया, जाल सुखाने के लिए मछुआरे यहां पर रुकते थे। मछलियां जब पकड़ते हैं, जाल अधिक गीला हो जाने के कारण मछलियां पकड़ने में जब असुविधा होती है तो जाल को सुखाया जाता है। सुखाने के बाद जब जाल को वापस से मछली पकड़ने के लिए डाला जाता है समुद्र में, तो वो पूरी तरह फैल कर डल जाता है दोस्तों। तो उसमें जो मछुआरे होते हैं उनको कम ताकत लगानी पड़ती है, और सारा दिन दोस्तों पता नहीं वो कितनी बार अपने जाल को मछली पकड़ने के लिए डालते होंगे। तो वो बहुत मेहनत का काम है दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, आज की स्थिति की बात करूं, सुरक्षात्मक या रक्षात्मक बोलूं मैं, और सामरिक महत्व तो बहुत अधिक बढ़ गया है। इसलिए इसको लगातार मांग की जा रही है भारत सरकार द्वारा कि इसको वापस लिया जाए दोस्तों। इतिहास क्या है दोस्तों? मैंने देखो यहां पर लिखा है इतिहास और प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के बारे में थोड़ा बताऊंगा, और अभी की बात करूं इतिहास में, 1976 से पहले ये भारत का हिस्सा था, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। संधि के बाद ये श्रीलंका को दिया गया। 49 साल पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को तोहफे के रूप में दे दिया। ये हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास की अगर बात करूं, इस द्वीप पर 17वीं शताब्दी में राजा रजवाड़ों का राज्य रहा। राजा जो रजवाड़े थे उनकी मैंने चर्चा की। रामानाड़ के महाराजा रामानंद की जमींदारी का हिस्सा था, यानी कि उनके नियंत्रण में यह द्वीप आता था दोस्तों। ठीक है, और आगे देखिए दोस्तों, जब मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई, तो मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना के बाद इस द्वीप अंग्रेजों की नियंत्रण में आ गया। जब ये द्वीप अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, तो पहले मैंने बताया था महाराजा से इन्होंने नियंत्रण में लिया, भारत सरकार ने, फिर धीरे धीरे करके अंग्रेजों के नियंत्रण में ये द्वीप आ गया। उसके बाद 1921 में हक की लड़ाई श्रीलंका और भारत के बीच में लगातार विवाद बना रहा। उसके बाद दोस्तों शिलोन यानी कि श्रीलंका का पुराना नाम है, शिलोन पर भी किनका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार होगा, उनके नियंत्रण में आ गया। तो जब लगातार इस पे हक की लड़ाई हुई, लगातार विवाद हुआ, तो ब्रिटिश सरकार ने एक सर्वे करवाया कि भाई इसका सर्वे करवाओ, ताकि पता चले कि ये द्वीप किनको देना चाहिए या किनके नियंत्रण में जाना चाहिए। तो सर्वे करवाने के बाद जो स्थिति बनती है दोस्तों वो इस प्रकार है। अंग्रेजों ने भी क्या किया? श्रीलंका का हिस्सा ही बताया। जब ये सर्वे हुआ, उन्होंने भी क्या किया दिया? ये बोला कि भाई ये तो श्रीलंका के हिस्से में है। इसी बीच भारतीयों ने फिर क्या है? आपत्ति जताना स्टार्ट कर दिया। भाई ऐसा क्यों हो गया? भाई कि ये उनका, क्योंकि भौगोलिक स्थिति में तो हमारे बहुत नजदीक है। तो भारत की तरफ से भी क्या किया गया? विरोध जताया गया दोस्तों, भारत की तरफ से विरोध जताया। नेक्स्ट देखिए, राजा रामनंद की जमींदारी का हिस्सा था, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, प्राचीन इतिहास में यही था। 1947 तक विवाद चलता रहा दोस्तों। मैंने बताया कि 1974 से जब से ये संधि हुई और अभी तक लगातार ये विवादित है। विवादित का बहुत सारे कारण हैं जो अभी आपके सामने मैंने रखे हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, श्रीलंका अपना अधिकार लगातार मानता है। उस समय दोस्तों जो संधि हुई, उस संधि में क्या क्या शर्तें थी, उन पे भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको बताया श्रीमती सिरिमा बांडनायकर ये श्रीलंका की राष्ट्रपति थी, जो मैंने आपको बताया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारतीय प्रधानमंत्री थी। इनके बीच में एक डील होती है, एक संधि होती है। उस संधि के तहत क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया 1974 में दोनों देशों के मध्य संधि, यानी कि अब ये दोनों देश आपस में संधि कर रहे हैं, ना कि एक पद कर रहा है। संधि में क्या होता है कि संधि दो हिस्सों में भारत और श्रीलंका के मध्य समझौता होता है। पहला जो बैठक होती है वो 26 जून को होती है, कोलंबो के अंदर होती है, श्रीलंका के अंदर होती है। दूसरी जो बैठक होती है 28 जून को होती है, वो नई दिल्ली के अंदर होती है। इन दो बैठकों में चर्चा के बाद जो भी समझौता किया गया, उस समझौते में एक शर्त रखी गई भारतीयों द्वारा। वो भारत की जो शर्त थी वो ये थी कि जितने भी भारतीय मछुआरे थे उनको जाल सुखाने की इजाजत मिले। भाई अगर वहां पर मछुआरे जाते हैं तो उनको कहीं भी प्रवेश में कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहां पर जाके वो जाल भी सुखा सकते हैं, आसपास से मछलियां भी पकड़ सकते हैं। तो पहली शर्त क्या थी? जाल सुखाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना।
दूसरा था चर्च। देखो, जो जब एक धार्मिक चर्च है वहां पर, तो चर्च में बिना वीजा के भारतीयों का प्रवेश हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हमने आपको उपहार के रूप में दे दिया है, गिफ्ट के रूप में दे दिया है, तो अब आपका नियंत्रण इस पर हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारतीयों को भी वहां आने के लिए परमिशन लेनी पड़े आपसे। तो ये दो शर्तें जो थी उस समय जो संधि हुई, ये दो शर्तें थी। वर्तमान में दोस्तों स्थिति क्या है? अब श्रीलंका क्या करता है, इस संधि में जो ये वाली जो कंडीशन थी, इनको बिल्कुल नहीं मान रहा है। अभी श्रीलंका जैसे गलती से मान लीजिए मछुआरे, जो भारतीय मछुआरे हैं, मछली पकड़ते पकड़ते इन द्वीपों पर चले जाते हैं, तो श्रीलंकाई जो नेवी है वो क्या करती है, इनकी नावों को जब्त कर लेती है और उनको हिरासत में ले लेती है, जो भी मछुआरे होते हैं दोस्तों। बाद में फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा एक चर्चा की जाती है, बैठक की जाती है। उस मीटिंग के दौरान जो भी मछुआरे या फिर उनकी जो बोट्स होती हैं, उनका लेन देन होता है दोस्तों। तो कहने का मतलब, जो इन द्वीपों पर जाता है तो उनको वहां पर क्या किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, गैर कानूनी माना जाता है श्रीलंकाई नजर से आज देखा जाओ तो। लेकिन उस संधि के तहत दोस्तों ये ट्रीटी में जो हुई थी, उसमें यह था कि यहां पर मछुआरे आने जाने की छूट थी, जो अभी हाल फिलहाल में नहीं मानी जाती। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको जितनी भी जो जानकारी आपके सामने मैंने साझा की, आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। और दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो थी, इसलिए मैं चाहता हूं इस पहली वीडियो में जैसा भी जो भी आपका मेरे प्रति नजरिया बना हो, है ना, उसकी प्रतिक्रिया करें, कमेंट बॉक्स पर जाएं, कुछ ना कुछ इस वीडियो के बारे में, मेरे बारे में, अच्छा बुरा जैसा भी आपको सही लगे वो आप लिखें। और अगर आपका अच्छा मोटिवेशन मेरे को मिलता है कि आप इस वीडियो के बारे में मेरे को कुछ मोटिवेट करें या फिर कुछ ऐसी बातें लिखें जिसमें आने वाली वीडियो में उसको इंप्रूव कर सकूं, है ना, तो वो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा दोस्तों, मेरे को भी सीखने के लिए मिलेगा। क्योंकि आपका जो कमेंट्स होंगे वो उसी से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं अगली वीडियो बना पाऊं। और दोस्तों बस यही निवेदन करूंगा, मेरी पहली वीडियो है, गलतियां बहुत सारी हो सकती हैं, इसलिए पहली वीडियो के आधार पर आप चाहूंगा कि आप अच्छे ही कमेंट्स करोगे, उम्मीद करता हूं दोस्तों। एक चीज और दोस्तों चलते चलते बता रहा हूं, जैसा इस द्वीप के बारे में हमने चर्चा की, अगर मैं आपसे पूछूं द्वीप क्या होते हैं, आपको पता है क्या द्वीप क्या होते हैं? अभी तक मैंने बताया नहीं दोस्तों द्वीप होते क्या हैं, कितने प्रकार के द्वीप होते हैं, बिल्कुल नहीं पता। तो अगर आप अगली वीडियो अगर मेरे साथ बनो अगली वीडियो के अंदर, तो मैं बताऊंगा आपको द्वीप होते क्या हैं, कितने प्रकार के द्वीप होते हैं दोस्तों। भारत के लिहाज से देखूं तो भारत में ऐसे कौन कौन से द्वीप हैं, कि भारत में ऐसा कौन सा द्वीप है जिसको सिंगापुर की तरह डेवलप किया जाएगा? भारत में ऐसा कौन सा द्वीप है जिसपे अभी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, उस द्वीप के बारे में आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। भारत में ऐसा कौन सा द्वीप है जिसे सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों? तो कुछ इस तरह के बहुत सारे द्वीप हैं जिनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा दोस्तों। अगली वीडियो में आप बने रहिएगा, तब तक इस वीडियो को देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।